हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे हमें 22 नवंबर की द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सीसैट की डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं चैनल पे, आप उसे जाके देखो क्योंकि आपको पता है सीसैट अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोगों का GS1 निकल जा रहा है पर वो सीसैट में रह जा रहे हैं, तो आपको वो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और बाद में PYQ वगैरह भी जो आप चाहोगे या क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो सब उसमें डिस्कस हो जाएगा। सर है वो ले रहे हैं क्लासेस। चलो तो हम आज अपना देखते हैं द हिंदू का कि हमें क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट विजुअल ऑफ 41% ट्रैप्ड इन टनल एमर्जिंग। ठीक है, टनल एमर्ज। तो ये देखो फर्स्ट विजुअल पाया गया, मतलब जो टनल वहाँ पे 41% जो थे वहाँ पे फंसे हुए दिखे। देखो, ठीक है, यहाँ देख लो, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड है वहाँ पे हुआ है। तो ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आपने देखा होगा, आपके घर पे आपके कोई ना कोई तो न्यूज़ देखते होंगे या इस तरह की न्यूज़ आपने सुनी होगी, तो वो उसके बाद की जा रही है। रेस्क्यू टीम ने आइडेंटिफाई किया है जो भी वर्कर है उनको, और कैमरा भेजा। देखो, इंडोस्कोपिक कैमरा सेंड किया गया है कि थ्रू दी 6 इंच पाइप, मतलब 6 इंच के पाइप से इनको इंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है, विच वॉज ड्रिल्ड थ्रू दी डेब्रीज हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द क्रिएट सेफ पैसेज रिज्यूम। तो ये है जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि वो किस कंडीशन में है। नेक्स्ट अगर हमारे यहाँ देखें तो क्या कहा जा रहा है, इजराइल लिस्ट लश्कर ताइबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इजराइल ने क्या किया है, जो लश्कर ताइबा है उसको क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया है इजराइल ने, लिस्ट कर दिया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। अहेड ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है। आपको मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था 26/11, ठीक है, मुंबई टेरर अटैक। अब इसमें क्या बात हो रही है कि 15th निकाले 15th, ठीक है, 15th की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 15वीं एनिवर्सरी है 26/11 मुंबई टेरर अटैक का। इजराइल ऑन ट्यूसडे लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड, और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ताइबा, उसको इजराइल ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टेरर मतलब एज अ टेरर आउटफिट उसको दिया है, मतलब टेरर लिस्ट कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लश्कर ताइबा को। डिस्पाइट नॉट बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डू सो, ठीक है, द स्टेट ऑफ इजराइल हैज़ फॉर्मली कंप्लीटेड ऑल नेसेसरी प्रोसीजर, मतलब उन्होंने पूरे प्रोसीजर फॉलो किए हैं, एंड हैज़ सेटिस्फाई ऑल रिक्वायर्ड चेक एंड रेगुलेशन टू दी रिजल्ट इंट्रोड्यूसिंग लश्कर ताइबा इनटू इजरायली लिस्ट ऑफ इलीगल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। तो मतलब उसके लिए उसने वहाँ पे वो चीज़ें करी हैं, मतलब सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए वो किया गया है लिस्ट लश्कर ताइबा को। The announcement came in the backdrop of Israeli ambassador to India Noor Gilon's statement. क्या स्टेटमेंट था? Israel has been urging India to ban Palestinian militant group Hamas as New Delhi. तो इसराइल ने की तरफ से क्या कहा गया था, अर्ज किया गया था इंडिया से कि वो जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है हमास को, उसको क्या करे, वहाँ पे बैन कर दे। ठीक है, has been India to ban Palestinian militant group Hamas as New Delhi has not so far prescribed it। ठीक है, पहली चीज़, लश्कर ताइबा इज़ अ डेडली एंड रिप्रेंसिबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है ब्लैक लिस्ट भी हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे, US की तरफ से किया गया था, इंडिया की तरफ से किया गया था। तो अभी ये जो बात की जा रही है लश्कर ताइबा की, डेडली और प्रिंसिपल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल है ये मर्डर ऑफ 100 ऑफ इंडियन सिविलियन। तो आपको पता है कई टेरर अटैक और ये सब करवा चुका है इंडिया में, और 100 ऑफ मर्डर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज अदर्स। ठीक है, इट हीनियस एक्शंस ऑन November 26, 2008 क्या हुआ था, 26 नवंबर 2008, स्टिल reverberate in force through all peace-seeking nations and society, said the announcement। तो ये इजराइल की तरफ से भी कर दिया गया है लश्कर ताइबा को, तो ये चीज़ आपको यहाँ से जानने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे देखें,
चाइनीज़ प्रीमियर ली क्वांग टू अटेंड G20 वर्चुअल मीट। तो G20 वर्चुअल मीट को चाइनीज़ जो हैं ली क्वांग वो क्या करेंगी, अटेंड करेंगी। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ी चीज़ें। चाइना ऑन ट्यूसडे अनाउंस, चाइना ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है जो प्रीमियर ली क्वांग हैं वो अटेंड करेंगी G20 लीडर्स समिट को at India's invitation and hope that meeting will address global challenges through cooperative and make positive contribution to economic recovery। कि ये उम्मीद है कि इकोनॉमिक रिकवरी पे बात होगी। G20 वर्चुअल समिट जो है on Wednesday will take forward key outcomes and action pointed firm up at the annual conclave of grouping September अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। आपको पता था इस बार इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की है, तो वो क्या क्या चीज़ें थी, आउटकम्स और ये सब पे बात होगी। उस पर टेक फॉरवर्ड द की आउटकम्स एंड एक्शन जो भी है उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ऐसा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। समिट विल ऑल्सो delve into the impact of ongoing रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप देखो एक चीज़, रशिया यूक्रेन वॉर कितने पहले स्टार्ट हुई थी, अभी तक चल रही है, करेक्ट। दूसरी इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। तो आप देख लो वर्ल्ड पीस ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखा है। रशिया यूक्रेन का देख लो, इज़राइल और हमास का देख लो। तो एज अ यंग जनरेशन आपको भी ये चीज़ फील होती होगी कि जैसे सिचुएशन बनी हुई है वर्ल्ड में, अब इंटरनल पीस भी कई बार डिस्टर्ब होता है। तो वो सारी चीज़ें ना करें, लोग आपस में ही ना भिड़े, सब लोग पीस मेंटेन रखें। वो चीज़ें ध्यान हर कंट्री को देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो या इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लो, कितने लोगों की उसमें लाइफ जा रही है, कितने लोग की डेथ हो रही है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक। तो वॉर सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं देखा जाता कि बच्चे हैं, औरतें, मतलब कितनी बुरी तरीके से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं किसी भी कंट्री के लिए। मिस्टर ली विल अटेंड द मीटिंग एट द इन्विटेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। चाइना फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया इन द फेस ऑफ volatile international situation and sluggish economic recovery, it is all the more important for G20 to reinforce partnership, address global challenges through cooperative and positive contribution to world economic recovery and global common deployment। तो ये चीज़ पूरी है। यहाँ नेक्स्ट हमारा न्यूज़ आएगा, हाई कोर्ट से सरोगेसी यूजिंग डोनर गैमेट्स कांट बी प्रोहिबिटेड एज अ कंडीशन इन कंसेंट फ्रॉम। अब इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। हाई कोर्ट जो है, कर्नाटका हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि डिस अलाउ सरोगेसिंग यूजिंग डोनर गैमेट एज अ कंडीशन इन द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द सीकिंग परमिशन टू अंडरगो दिस प्रोसेस इज कंट्रेरी टू द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। It has permitted 12 couple to opt for the procedure through donor female gamete। तो मतलब इसमें क्या परमिट करते हैं, 12 couples to opt for the procedure through the donor female gametes के लिए। It is a tried law that are consent, मतलब एक consent मतलब पता है आपको, परमिशन, मंजूरी, from cannot control the act on the rules and if permitted it would akin to permitting the tail of wag the dog, the court observed while pointing out that the consent from took away the right of eligible couple to undergo gestation surrogacy using donor gametes, even though the act surrogacy regulation act of 2022 permits use of donor gametes। तो उसमें वो परमिट करते हैं डोनर गैमेट्स के लिए। अब जो ये हाई कोर्ट है, थ्रू दी हाई कोर्ट दो दी हाई कोर्ट टू दी कंक्लूजन दैट क्लॉज जो 1D है फॉर्म नंबर 2 का सरोगेसी रेगुलेशन का, अमेंडेड द इफेक्ट फ्रॉम मार्च 14, 2023, जिसको अमेंड करा गया मार्च 14, 2023 से। इसमें क्या किया गया, अलाउ किया गया सरोगेसी यूज़ करके बोथ गैमेट्स फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल ओनली, मतलब जो गैमेट्स है वो यूज़ किए जाएंगे इंटेंडिंग जो कपल होंगे उनसे, एंड नॉट थ्रू डोनर गैमेट्स। ये लाइन याद रखनी है हमें, यहाँ से हाईलाइट में कर देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। क्या कहा जा रहा है कि अभी तक देखो यहाँ पे क्या बताया गया, इधर
नीचे देखो 2022 तक क्या होता था कि यहाँ पे जो गैमेट्स की बात हो रही है यूज़ कर लेते थे, परमिट करता था 2022 परमिटेड यूज़ ऑफ डोनर गैमेट्स, पहले यूज़ कर सकते थे डोनर गैमेट्स को। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, जो अमेंड करा गया है मार्च 14 2023 से ये अलाउ किया है कि जो सेरोगेसी होगी, जो बोथ गैमेट्स होंगे, ठीक है, वो किसके होंगे, कपल ओनली, मतलब जो बच्चा चाहते हैं उनके होंगे, नॉट थ्रू डोनर गैमेट्स, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना है, इट री इनफ्रेंड फ्रॉम डिक्लेयरिंग द अमेंडमेंट इलीगल एज द इशू इज पेंडिंग बिफोर द टॉप कोर्ट। तो ये लाइन याद रखनी है कि ये बातें हो रही है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना पास द ऑर्डर वाइल पार्टी अलाउइंग petition filed by 13 couple who has questioned legality of amendment made to the form 2 and sought permission to have a child with donor female gamete। तो मतलब ये चीज़ इसमें बात करी गई है, जो कि मैं ये आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बस आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि पहले डोनर गैमेट्स अलाउ थे, अभी कपल के ही यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत बार आता रहता है और ये हमारे GS3 पेपर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है इसमें, COP28 की भी बात की गई है, देखते हैं। एज इंडिया गेट रेडी फॉर 28th कॉन्फ्रेंस पार्टीज टू द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC। क्या कहा जा रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कंट्रीज हेल्थ, किस तरीके से कंट्री की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। इंडिया इन एडिक्वेटली हेल्दी सिस्टम मेक आवर पॉपुलेशन पर्टिकुलरली वनरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट रिस्क ऑन हेल्थ। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, हेल्थ डायरेक्टली कॉजिंग मोर सिकनेस एंड डेथ। क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये लाइनें याद रखनी है आपको। जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आए तो आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, ये कई बार आप जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गए या कुछ ऐसे मुद्दे हो गए, वो आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर से भी अपने आंसर बना करके वहाँ पे लिख सकते हो। मेंस की बात मैं कर रही हूँ। द प्रेसिपिटेशन फैक्टर कॉन्टिन्यू टू बी अनरिलेंटिंग, ठीक है, प्रेसिपिटेशन फैक्टर भी एक इशू है, ठीक है। One estimate suggests that if a global temperature were rise by 2%, many part of the India would become uninhabitable। कह रहे हैं कि अगर 2% भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो रहने लायक नहीं रह जाएंगे, ठीक है। ऑल नेशंस ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के दौरान अग्री किया था उन्होंने कि टू कैप द राइज इन टेम्परेचर 1.5 डिग्री, क्लियरली वी हैव फेल्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे। द सिचुएशन इज लाइकली टू वर्सन फॉर द प्लानट, क्लाइमेट इमरजेंसी, एक्सट्रीम हीट, साइक्लोन, फ्लड, ये सारी चीज़ें हैं। डबल बर्डन की बात की जा रही है, डबल बर्डन ऑफ मोरबिडिटी की बात की जा रही है दैट इंडिया फेसेस फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल से, वो फेस कर रही है डिजीज़, ठीक है। देखो, आपको अगर जो पहले से हमारा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने अपनी शॉर्ट नोट ऑलरेडी बना रखी थी। अब देखो, मैं अब क्यों शॉर्ट नोट नहीं बनवा रही हूँ, इसके पीछे भी रीज़न आपको मैं बता देती हूँ। जैसे क्या होता है कि इसमें हम सारी चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं, करेक्ट, तो जहाँ पे स्टार बना देते हैं तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि इसको नोट करना है। अब कई लोग की मेमोरी ऐसी होती है कि उनको शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई लोग को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनको लगता है कि उन्हें बनाना चाहिए, आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी ले सकते हो। जैसे मैं हमेशा क्लियर कर देती हूँ कि ये जीएस पेपर 3 में आएगा, जीएस पेपर 2 में आएगा, 1 में आएगा, अलग अलग रजिस्टर बना सकते हो। अदरवाइज़ कोई एक जो डायरी है या कोई एक रजिस्टर है या A4 साइज पेज भी बहुत अच्छा होता है कि बाद में आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर सकते हो। आपको क्या करना है, वहाँ से जहाँ पे स्टार बनता है बस वही वाली जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। अब जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हालांकि मैं तो ये कहूँगी कि लास्ट में आपको पता है ईयरली कंपाइलेशन आ जाती है, तो अगर आपका मन कहे तो आप शॉर्ट नोट बनाओ, वरना चल जाएगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमें स्टैटिक पे बहुत ही फोकस करना है।
स्टैटिक पे फोकस करना। आप कहोगे तो मैं मतलब बता दूंगी कि किसी भी सब्जेक्ट का आप कमेंट में बताना कि इसका स्टैटिक कैसे पढ़ना है, चीज़ें कैसे करनी है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए। तो स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन ये है, जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गया, तो वेटेज आप समझ लो 70, ठीक है, एंड 30 का मान के चलो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और थोड़ी चीज़ें वो करंट में जो आती हैं वो भी स्टार्टिंग से ही पूछी जाती है। जैसे करंट में कोई मुद्दा है, ठीक है, करंट में कोई मुद्दा है, अब जैसे पेरिस एग्रीमेंट की बात अगर कर ली जाए, करंट में बात हुई कि ये चीज़ें हैं, पर वो आपको पेरिस एग्रीमेंट जो उस समय क्या हुआ, एग्रीमेंट में क्या बातें की गई, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछता है। क्योंकि आपको पता है PYQ पहली बात तो हमारा प्राइम रिसोर्स है कोई भी एग्ज़ाम को समझने के लिए। तो वहाँ से अगर आप ये देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे हमारे UPSC में ABCD ऑप्शंस होते हैं, करेक्ट, लेकिन वन वर्ड नहीं होते, ठीक है, हमारे लंबे लंबे होते हैं, लिए रहते हैं, पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, ठीक है, उसको हमें समझने होते हैं। फिर उसके बाद आंसर होता है कि AB सही है या ABC सही। अभी तो डिफरेंट ही कर दिया इस बार वाला जिन्होंने पेपर देखा है, ओनली 2 करेक्ट, ठीक है, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, इस तरह दे दिया कि आप एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा सकते। पर एक चीज़ और मैं कहती हूँ, हर बार सेम चीज़ें नहीं होती, ठीक है, क्या पता जैसे अभी हुई है इस बार फिर से नॉर्मल के तरीके से ही आने लगे पेपर, तो हमें दोनों तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। PYQ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी जैसे पेपर को कुछ दिन रह जाएंगे तो हम डेली PYQs डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सब हम ध्यान देंगे, CSAT के लिए भी और DS के लिए भी। एज क्लाइमेट चेंज कॉन्टिन्यू unabated, इट्स could worsen India's डबल बर्डन ऑफ द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डबल बर्डन की बात करी जा रही है, क्या कहा जा रहा है यहाँ से देखेंगे। ओके, इट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ वैक्टर सच एज मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो, सैंड फ्लाइज, टिक एंड येट अननोन ओन्स चेंज द सीजनेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन। तो मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं ये डिजीज़ के। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का सिंपल सा मतलब, जो नहीं समझे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ। नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलता, कम्युनिकेबल एक से दूसरे में फैल जाता है। जैसे एक को डिजीज़ हुआ है तो वो दूसरे में भी फैल जाएगा। अब इसके बारे में 2 लोगों ने बात करी है इस आर्टिकल के बारे में, राजीव जो हैं सदानंदन, वो CEO है हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के, एंड प्रणय लाल सीनियर एडवाइज़र है हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के। तो उन्होंने इन सब बारे में बात यहाँ पे की है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की भी बात यहाँ पे करी है इन्होंने, और क्या क्या बातें करी हैं ये भी देखेंगे। इंडिया इज़ अर्बनाइजिंग एट रैपिड पेस, आपको पता है अर्बनाइज ज़्यादा हो रहा है, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है चीज़ों का अनप्लान्ड मैनर में, क्योंकि बिना प्लान के सब लोग शहर को ही भाग रहे हैं। अर्बन एरियाज नॉट टैम्पर्ड बाय द अर्बन ग्रीनरी, वहाँ पे अर्बन ग्रीनरी ज़्यादा नहीं देखी जाती। ओपन स्पेस और फिल्ड विथ asphalt road and heat training building that physically block air circulation and bear the worst ill effect of the climate change, ये सबको पता है। अब मोस्टली जो दिल्ली में रह रहे हैं एंड NCR, उनको ज़्यादा पता है, ठीक है। आपको पता होगा, मैं या तो फिर शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूँगी, एक आता है ऐसा डिवाइस होता है छोटा सा, उसमें आपको ये बताता रहता है कि आपका एयर क्वालिटी कितना है, मतलब उसमें लिखा रहता है अमाउंट की, मतलब जैसे 360 है या कितनी है, और आपको पता है 300 से ज़्यादा है तो कितनी इम्पैक्ट कर रही है आपके हेल्थ को। तो मैं आपको डिवाइस दिखाऊंगी, उसमें होता है। अभी तो बहुत ही बोल रहे हैं कि एयर प्यूरीफायर और ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली और नियर बाई एरिया में यूज़ भी कर रहे हैं। एक्शन क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है, हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है। अभी PT 365 आएगा, उसमें भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा। तो ये सारी चीज़ों पे तो अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा नहीं, मतलब मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। और PYQ में भी जो भी चीज़ें रहेंगी इस तरीके से टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट की बात करें, OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। OECD लार्जली ग्रुप है रिच कंट्रीज़ का, जिनमें कौन कौन है, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ठीक है, ये हैं। द रिपोर्ट एज सच ऑफर अ पीक इनटू देयर आइडिया ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अहेड ऑफ COP21 क्लाइमेट टॉक इन दी
UAE नेक्स्ट वीक, पहली चीज़। दूसरी, OECD रिपोर्ट शो करता है 73.1 बिलियन पीपल मोबिलाइज हुए हैं 2021 तक, और पब्लिक सेक्टर पे बात किया जाए तो 49.6 बिलियन डॉलर वॉज प्रोवाइडेड एज लोन्स, तो उनको लोन दिया गया है। To meet the scale of challenges, people like US climate envoy John Kerry have routinely emphasized the role of private sector could play। तो मतलब एक तरीके से OECD की बात की गई है, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ग्रुप है इसमें, उसमें US, UK, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड एंड कनाडा है। और ये जो रिपोर्ट है वो क्या करता है, ऑफर करता है पीक इनटू देयर आइडिया ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अहेड ऑफ COP28। तो ये बातें कि यहाँ पे जा रही हैं। इसमें देखो फिर पेरिस एग्रीमेंट की बात करी गई है, UNFCCC की बात की गई, मतलब ये सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए हमें कि क्या हैं। जैसे COP28 अभी जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, ये पार्टीज़ लिखी हैं, नॉट पेरिस, सॉरी। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा, UNFCCC के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, हमारी इस पे नोट्स होनी चाहिए, या नोट्स नहीं है तो आपके पास, अब देखो उसका रिव्यू मैं दे दूँगी शंकर IAS का। शंकर IAS की जो बुक है, ठीक है, शंकर IAS की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसका मैं रिव्यू दे दूँगी आपको, और उसमें पेजेस बता दूँगी कि कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है। सारे नहीं पढ़ने क्योंकि थोड़ी मोटी बुक है, तो आप ये सोचो कि पूरा कैसे पढ़े और पूरा कैसे तैयार करें, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाएंगे और देखेंगे कौन सा पहले टिक कर लेने से और जल्दी हो जाता है। मिनिस्ट्री आजकल देखो ज़्यादा ही मतलब आ रहे हैं न्यूज़, तो इसलिए हमें थोड़ी सी लेट हो जाती है। मिनिस्ट्री आस्क स्टेट टू इनकरेज यूज़ ऑफ साथी पोर्टल। साथी पोर्टल क्या है, आपको मैंने बताया था, ऐसे स्कीम हो गए, करेक्ट, और कोई भी पोर्टल लॉन्च होता है, स्कीम आ गई, पोर्टल, कोई भी तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहा जा रहा है, विद द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में ओनली 45 डेज अवे, एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑफर किया है सैटरडे को, मतलब ऑफिशियल जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिशियल्स ऑन सैटरडे से दे वुड राइट टू ऑल स्टेट टू इनकरेज एस्पिरेंट, मतलब इनकरेज करने की बात की है उनको, एस्पिरेंट को, कि वो यूटिलाइज करें न्यूली लॉन्च पोर्टल का, जिसका नाम है साथी, मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। किस चीज़ के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वो उसको क्या करें, यूज़ करें। और क्या कहा जा रहा है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ IIT कानपुर, और IIT कानपुर की तरफ से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करी जा रही है। साथ ही जो है ये पोर्टल ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, फ्री है ये। बैरियर फॉर स्टूडेंट हु कुड नॉट पे टू एक्सेस एनी सच ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन ब्रिज्ड नाउ। तो ऐसा डायरेक्टर जो है IIT कानपुर के वो बोल रहे हैं। साथ ही लॉन्च किया गया है, लॉन्च ऑफ 45 डे क्रैश कोर्स। तो ये जो साथी है वो 45 दिन का क्रैश कोर्स है एस्पिरेंट के लिए, कि वो टेस्ट दे सकते हैं और अपने लेवल को जान सकते हैं। साथ ही होस्ट लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, एक्सपर्टली डिज़ाइन करिकुलम, तो ये सारी चीज़ें हैं। पोर्टल यूज़ AI, तो ये पोर्टल AI यूज़ कर, मैं इसलिए इसको बता रही हूँ कि आप एक चीज़ जानो कि ये जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने ये चीज़ बताई है, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि UPSC के लिए फ्री कोचिंग्स बहुत सारे स्टेट ने प्रोवाइड की, तो ये IIT की ही बात हो रही है और मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या पता पूछ ले प्रीलिम्स में। इसके लिए इनिशिएटिव इज़ इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद गोल टू प्रोवाइड, क्या गोल है, प्रोवाइड करें इंक्लूसिव हाई क्वालिटी एजुकेशन रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ को, मतलब जो रिमोट एरिया से आते हैं। पैन इंडिया मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा जाए उनको, टेस्ट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग JEE जो प्रोवाइड करती है। साथ ही होस्ट लेक्चर एंड वीडियो कंटेंट भी प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि प्रोफेसर और स्टूडेंट हो गए IIT से उनके द्वारा। और एम्स और जैसे कि नीट का एग्ज़ाम है, एंड एम्स विथ नेशनल एबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट जो कि नीट है, वो शेड्यूल किया गया है टू टेक प्लेस इन दी मई, मतलब मई तक उसका किया जाएगा नीट का, वो प्रिपरेशन होस्ट किया जाएगा जल्द ही।
ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये एक अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते। WHO में इंटीग्रेट कोविड-19 जैब टू रूटीन, मतलब फ्यूचर के लिए कैसे ध्यान दें उसके लिए यहाँ पे बात हुई है। बोल रहे हैं वी नीड टू मेक श्योर पीपल कॉन्टिन्यू टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर वेरिएंट। तो इसके लिए ऐसा WHO की तरफ से बोला गया है कोविड-19 डोजेस कि वो पूरी तरीके से सबके द्वारा लिया जाए, और बूस्टर डोज और ये सारी चीज़ें जो भी प्रोसीजर थी कि सबको लगवानी थी 2 बार, वो सब सारे लोगों को लग गई हों। कोल इज़ंट ईजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं क्या बात हो रही है। इंडियन इमिशन फॉर फॉसिल फ्यूल, तो इंडिया का जो इमिशन है फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्री से बिटवीन 1750 एंड 2021 ओनली 3.3% है। ये लाइन याद रखनी है यहाँ से आपको, ठीक है। पूछा जा सकता है इमिशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्री से इंडिया का जो इमिशन होता है जो 1750 से 2021 तक, वो सिर्फ 3.3% है ग्लोबल टोटल के, जो कि ग्लोबल जितना इमिशन होता है उसके सिर्फ 3.3% है। बल्कि हम वन ऑफ दी, आपको पता है, मेजर पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इमिशन में सिर्फ 3.3% है ग्लोबल लेवल पे। बिहाइंड दोज यूरोप का आप देख लो 31% है, US का 24% है, चाइना का 14.4% है। फुलफिलिंग द नीड ऑफ 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी टू विच वी मस्ट अटेंड। पर आप एक चीज़ देखा करो, हर चीज़ में इंडिया को इंक्लूड करना, मिशन ये सब अच्छी बात है, इंडिया साथ दे रही सब कुछ, पर आप अगर ध्यान दो हमारा कंट्रीब्यूशन जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप देख लो कितना है। बाकी यूरोप, US, चाइना का आप देख सकते हो। बैटरीज विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव। अब बैटरीज़ की सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये बता रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा ओनली आफ्टर 2030। 2030 के बाद ही ये बोल रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो पाएगा। एंड टेरिफ ऑफ TDP are only 40% of round the clock tariff for the solar planet backed by the storage। आपको पता है सोलर जो पैनल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, बैटरी के रिक्शे, बैटरी की चीज़ें यूज़ की जा रही है। इंक्रीजिंग बैटरी कैपेसिटी विल रिक्वायर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मटेरियल। मतलब अगर आपको बैटरी की कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत है जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, और ये जो सोर्स्ड हैं इसका मेनली चाइना से है। पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, तो एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी पे किस तरीके से रिस्क, उसकी भी बात यहाँ की गई है। इंडिया कोल जो है वो कंटेन करता है हाई लेवल ऑफ ऐश, तो इंडिया के कोल में हाई लेवल ऐश है 35 to 50%। कंपेयर किया जाए माइंड जो कहीं और होते हैं उनके कंपैरिजन में। बर्निंग कोल विथ मोर ऐश इरोड बॉयलर ट्यूब्स, अनदर कंपोनेंट अफेक्ट प्लांट अवेलेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पे इसलिए इम्पैक्ट जाता है क्योंकि उसमें लेवल ऑफ ऐश 35 to 50% है, मतलब राख की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये साइंस वाला पेज लास्ट रहता है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच, और सी सैट का वीडियो देखते रहें। थैंक यू।